हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और ये वीडियो आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें आपको क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप चैनल को जरूर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अदर स्टूडेंट्स को हमारे चैनल का नाम जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट 6 मंथ का, जनवरी से जून तक का लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है तो ये लोग आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, अलग अलग टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं और ये भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। और इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है, हमारा लास्ट 6 मंथ का जनवरी से जून तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो। और आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिमानी बिस ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई रेज द एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन लिमिट ऑफ ई मैंडेट्स फॉर ट्रांजैक्शन फ्रॉम ₹5,000 टू डैश, यानी कि आरबीआई ने लेन देन के लिए ई जनादेश की अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन एएफए सीमा को 5,000 से डैश रुपए तक बढ़ा दिया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। एएफए का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ एएफए। तो कितना बढ़ा दिया है, 5,000 से कितना कर दिया है, वो कर दिया है ₹15,000, 15,000 रुपए कर दिया है, 5,000 रुपये से बढ़ाकर। RBI has raised the AFA limit for ₹5,000 to ₹15,000 per transaction for e-mandates on cards, PPIs यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फॉर रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि आरबीआई ने कार्ड, पीपीआई और यूपीआई पर ई जनादेश के लिए प्रति लेन देन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है, 15,000 रुपये तक कर दी है। और इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। मैं जैसा आपको हर वीडियो में बोलती हूँ और मैं इस वीडियो में जरूर बोलूंगी कि आप लोग कंटेंट को जरूर पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, लेकिन जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ क्वेश्चन के साथ उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो कंटेंट से भी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं। तो इसलिए अपने कंटेंट को जरूर पढ़ना है लाइन बाय लाइन। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं, इट इम्प्लाइज एडिशनल ऑथेंटिकेशन विल नॉट बी नीड फॉर पेमेंट्स ऑफ ₹15,000 पर ट्रांजैक्शन, यानी कि इसका यह मतलब है कि प्रति लेन देन 15,000 रुपये के भुगतान के लिए अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इन इट्स पेमेंट विजन 2025 एम्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन बाय मोर देन डैश बाय 2025, यानी कि आरबीआई ने अपने पेमेंट विजन 2025 में 2025 तक डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या को डैश से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कितने से, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कितने से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पेमेंट विजन को 2025 तक जो डिजिटल भुगतान लेन देन की जो संख्या है उसको कितने तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो उसको रखा है 3 फोल्ड। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 फोल्ड, 3 फोल्ड तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। द आरबीआई पेमेंट विजन 2025 प्लान which wants to triple the volume of digital payments is progressive according to industry players and intends to build India as a worldwide payment powerhouse, यानी कि उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक की पेमेंट्स विजन 2025 योजना, जिसका लक्ष्य डिजिटल भुगतान में 3 गुना वृद्धि करना है, प्रगतिशील है और भारत को विश्वव्यापी भुगतान पावर हाउस के रूप में बनाने का इरादा रखती है। सेम कंटेंट्स आपको दिया गया है हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके की पॉइंट्स मैंने आपको इंग्लिश में दिए हैं, आप इनको जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है इसके की पॉइंट। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव इज द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी एंड रुपे कार्ड्स where bilateral treaties with countries, particular those covering the USD, GBP and Euro, will greatly benefit Indian residents and their counterparts abroad with online realization at lower cost।
तो यही सारे पॉइंट जो मैंने इसके की पॉइंट्स दिए हैं इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों को इंग्लिश में दिए हैं, आप इनको जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following state has become the largest state in terms of outstanding portfolio of microfinance loans? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माइक्रोफाइनेंस ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बन गया है? तो वो बन गया है तमिलनाडु। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तमिलनाडु रिप्लेस बिहार एंड वेस्ट बंगाल टू बिकम द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रोफाइनेंस लोन्स। यानी कि माइक्रोफाइनेंस लोन्स के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बनने के लिए तमिलनाडु ने बिहार और पश्चिम बंगाल की जगह ली है। According to MFIN Micrometer, a quarterly report published by Microfinance Institution Network. What is the full form of MFIN? Microfinance Institutions Network. The gross loan portfolio of Tamil Nadu as of March 31st, 2022 stood at 36,806 crore. It was followed by Bihar एंड वेस्ट बंगाल। बिहार का कितना 35,941 एंड वेस्ट बंगाल का 34,016 करोड़। तो MFIN जिसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क। क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 के अनुसार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक रिपोर्ट 31 मार्च 2022 तक तमिलनाडु का सकल ऋण पोर्टफोलियो 36,806 करोड़ था। इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान रहा है और इनका मैंने आपको डेटा दिया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ बैंक नोट्स इन द डेनोमिनेशन ऑफ रुपीज 20, 50, 100 एंड 200 हैज गॉन अप इन फाइनेंशियल ईयर 2022। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड प्रेसेस आर सिचुएटेड इन डैश। तो क्या पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2022 में रुपये 20, 50, 100 और 200 के मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की बिक्री मूल्य बढ़ गया है और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड प्रेस कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कहां पर स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड प्रेस? यानी कि आरबीआई की जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड प्रेस है वो कहां पर है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो मैसूर में है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो selling price of bank notes in the denomination of rupees 20, 50, 100 and 200 has gone up in financial year 2022. However, for notes in the denomination of rupees 500, the prices have remained unchanged. तो वित्त वर्ष 2022 में 20 रुपये, 50, 100 और 200 रुपये के जो मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की बिक्री मूल्य बढ़ गई है, हालांकि 500 रुपये के नोटों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है कि आरबीआई की नोट मुद्रण लिमिटेड प्रेस कहां पर है? तो वो है मैसूर में। और जो मैंने आपको सेलिंग प्राइस बैंक नोट्स डेटा दिया है ये आप देख सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं, आप इनको देखें। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फंड्स इन स्विस बैंक जंप 50% टू ओवर rupees 30 lakh crore in 2021. What is the rank of India in this chart? तो स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 2021 में 50% बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और इस चार्ट में भारत का स्थान क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिंपल सा इसमें दिया है कि स्विस बैंकों में जो भारतीयों का इंडियंस का जो पैसा है वो 2021 में 50% बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। और जो इस चार्ट में जो चार्ट है टोटल स्विस बैंक का, इसमें भारतीयों का यानी इंडियंस का, भारत का क्या स्थान है? भारत का ये पूछा गया है। तो भारत का इसमें है 44वां स्थान है। 44 इज द राइट आंसर। तो funds parked by Indian individuals and firms in Swiss Bank, including through India-based branches and other financial institutions, jumped to a 14-year high of 3.83 billion Swiss francs in 2021, according to annual data from Switzerland Central Bank. यानी कि स्विट्जरलैंड की केंद्रीय बैंक के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा जमा किया गया फंड 2021 में 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक जो है 30,500 करोड़ रुपए से अधिक अप्रोक्स के 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
तो याद रखिएगा स्विस बैंकों में जो भारतीयों का धन जमा हुआ है वो 50% बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। और इस चार्ट में भारत, हमारे देश भारत की रैंक है 44। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पोलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन, बहरीन, ओमान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, मॉरिशस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हंगरी और फिनलैंड जैसे देशों से आगे भारत को 44वें स्थान पर रखा गया है। और ब्रिक्स देशों में भारत, रूस 15वें स्थान पर और चाइना 24वें से नीचे है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से हमारा देश इंडिया इस रैंक में ऊपर है। स्विस बैंक की हम बात करेंगे तो स्विस नेशनल बैंक के चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी है थॉमस जे जॉर्डन और इसका हेड ऑफिस है बर्न ज्यूरिख में और फाउंडेड इन 1854। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है स्विस नेशनल बैंक की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी बैंक के इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, जो मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कराती हूँ। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फिच रेटिंग्स रिवाइज द आउटलुक ऑन लॉन्ग टर्म इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग्स ऑफ 9 इंडियन बैंक टू। यानी कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 9 भारतीय बैंकों के दीर्घकालिक जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग पर दृष्टिकोण को संशोधित किया है। क्या उसने बोला है? किससे? फिच रेटिंग्स ने। स्टेबल, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिच रेटिंग्स ने एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक सहित 9 भारतीय संस्थानों को नकारात्मक से स्थिर कर दिया है, यानी कि पहले नेगेटिव थे अब वो स्टेबल कर दिया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, न्यूजीलैंड लिमिटेड, बीओआई, केनरा बैंक, पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपग्रेड पाने वाले अन्य संस्थानों में से हैं। यानी कि Fitch Ratings upgraded 9 Indian institutions including SBI, ICICI and Axis from negative to stable. Bank of Baroda, New Zealand Limited, Bank of India, Canara, PNB and Union Bank are among the other institutions to get a upgrade. तो Fitch Ratings ने 9 भारतीय बैंकों के दीर्घकालिक जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग यानी कि आईडीआर, लॉन्ग टर्म इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग पर जो अपना दृष्टिकोण, जो अपना रिवाइज आउटलुक है वो कितना कर दिया है? वो स्टेबल कर दिया है फिच रेटिंग्स ने। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी थ्रू वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी कि वीसिप। तो हाल ही में किस बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया वीसीआईपी के माध्यम से ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक ने की है? वो की है कर्नाटक बैंक ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी थ्रू वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी कि वीसीआईपी। तो कर्नाटक बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया वीसीआईपी के माध्यम से ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कर्नाटक बैंक की हम बात करेंगे तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। बैंक के सीईओ है महाबलेश्वर एमएस, फाउंडेड इन 18th of February 1924। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कर्नाटक बैंक की बात हो रही है। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल कॉल्ड SIBTF ऑनलाइन फॉर इट्स कॉर्पोरेट एक्जिम कस्टमर्स। तो हाल ही में किस बैंक ने अपने कॉर्पोरेट एक्जिम ग्राहकों के लिए SIBTF ऑनलाइन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किया है साउथ इंडियन बैंक ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने अपने कॉर्पोरेट एक्जिम कस्टमर्स के लिए SIBTF ऑनलाइन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है साउथ इंडियन बैंक ने। क्या नाम है इस पोर्टल का? क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से अगर पूछा जाए तो आपको पोर्टल का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इस पोर्टल का नाम है SIBTF ऑनलाइन। तो साउथ इंडियन बैंक हैज लॉन्च्ड a new portal called SIBTF ऑनलाइन for its corporate exim customers. The portal facilitates a platform for trade related payments to foreign entities remotely. तो साउथ इंडियन बैंक ने अपने कॉर्पोरेट एक्जिम ग्राहकों के लिए SIBTF ऑनलाइन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल दूरस्थ रूप से विदेशी संस्थाओं को व्यापार से संबंधित भुगतान के लिए एक मंच की सुविधा प्रदान करता है। The customer can initiate the payment request over SIBTF online after uploading the relevant supporting documents for the transactions.
साउथ इंडियन बैंक की हम बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर है थ्रिसुर केरला में और सीईओ है मुरली रामकृष्णन, फाउंडेड इन 29th of January 1929। किसकी बात हो रही है? साउथ इंडियन बैंक की। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रियो हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटल सेविंग अकाउंट फ्रियो सेव इन पार्टनरशिप विद डैश। तो नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रियो ने डैश के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल बचत खाता फ्री सेव लॉन्च किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, किसके साथ किया है? तो वो किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। राइट आंसर क्या है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रियो हैज लॉन्च इट्स डिजिटल सेविंग अकाउंट फ्रियो सेव इन पार्टनरशिप विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बेंगलुरु स्थित नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रियो ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल बचत खाता फ्री सेव लॉन्च किया है। With this launch, it has become the first consumer neobank in the country to provide full stack neobanking products, including smart saving account, credit and payment products, cards and wealth growth products। यानी कि इस लॉन्च के साथ यह स्मार्ट बचत खाता, क्रेडिट और भुगतान उत्पाद, कार्ड और धन विकास उत्पाद सहित पूर्ण स्टेक नव बैंकिंग उत्पाद प्रदान करने वाला देश का पहला उपभोक्ता नियो बैंक बन गया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नियो बैंक प्लेटफॉर्म फ्रियो ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल बचत खाता फ्री सेव लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं अबाउट द फ्रियो, मैंने कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं। इट्स स्टार्टेड एज मनीटैप इन 2016। फ्रियो इज इंडिया फर्स्ट क्रेडिट बेस्ड नियो बैंक। करंटली फ्रियो ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग line of credits, credit cards, EMI cards, deposits and savings, buy now pay later products in partnership with banks and financial institution। तो ये फ्रियो के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसको जरूर देखिए। ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी इंडिया रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसको किया गया है? वो किया गया है डॉक्टर डीजे पांड्यन। राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर डीजे पांड्यन। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया है, ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी है। तो संघाई हेडक्वार्टर्स एनडीबी ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज हैज अपॉइंटेड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर डीजे पांड्यन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इट्स इंडिया रीजनल ऑफिस इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, शॉर्ट में गिफ्ट सिटी द बैंक अनाउंस्ड। तो ब्रिक्स देशों के संघाई मुख्यालय वाले एनडीबी ने पूर्व नौकरशाह डॉक्टर डीजे पांड्यन को भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अपना क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है। किसको किया है? डॉक्टर डीजे पांड्यन को किया है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। एनडीबी की हम बात करेंगे तो हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में, प्रेसिडेंट है मार्कोस प्रेडो ट्रोजो और फाउंडर है ब्रिक्स, फाउंडेड इन 15th of July 2014। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एनडीबी की न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएस बैंक इंडिया हैज बॉट व्हाट परसेंट स्टेक इन स्वकर्मा फाइनेंस। तो डीबीएस बैंक इंडिया ने स्वकर्मा फाइनेंस में कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो खरीदी है 9.9%। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड announced that it has purchased a 9.9% share in Swakarma Finance, a non-deposit taking non-banking finance company that provides micro business with relevant financial solutions through a combination of direct lending and co-lending। तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी स्वकर्मा फाइनेंस, जो सूक्ष्म व्यवसायों को प्रत्यक्ष ऋण और सह उधार के संयोजन के माध्यम से प्रासंगिक वित्तीय समाधान प्रदान करती है, में 9.9 हिस्सेदारी हासिल कर ली है। तो डीबीएस बैंक इंडिया extended franchisee plan envision considerable development in SME and consumers company across over 300 sites and
500 ब्रांचेस। तो डीबीएस बैंक इंडिया की विस्तारित फ्रेंचाइजी योजना एसएमई और उपभोक्ता कंपनियों में 300 से अधिक साइटों और 500 शाखाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि की परिकल्पना करती है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू स्कीम नेम्ड धन संचय हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो धन संचय नाम की नई योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो शुरू की गई है एलआईसी के द्वारा। एलआईसी इसका सही आंसर है। द एलआईसी हैज इंट्रोड्यूस्ड धन संचय, ए नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स दैट ऑफर्स बोथ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। तो एलआईसी ने धन संचय नाम की नई योजना शुरू की है, जो एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेट वाली पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जो सेफ्टी और सेविंग दोनों देती है। दिस प्लान प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली इफ द लाइफ एश्योर्ड डाइज प्रीमेच्योरली ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। तो यह योजना पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कौन सी पॉलिसी है ये? धन संचय। इसी पॉलिसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ministry has declared the IT resources of ICICI Bank, HDFC Bank and UPI managing entities NPCI as critical information infrastructure। तो किस मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और UPI प्रबंध इकाई NPCI के IT संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Ministry of Electronics and IT has declared the IT resources of ICICI Bank, HDFC Bank and UPI managing entity NPCI as critical information infrastructure, implying any harm to them can have an impact on national security and any unauthorized person access these resources may be jailed for up to 10 years। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और यूपीआई का प्रबंधन करने वाले संस्थान एनपीसीआई के सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना ढांचा घोषित कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा, और कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से इनका साथ छेड़छाड़ करता है या इन तक पहुंच बनाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेस्ड आउट डैश। तो आरबीआई ने डैश पर आधारित मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये राइट आंसर का क्या हो जाएगा? कर्नाटक इज द राइट आंसर। मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड Devagiri Karnataka had its license suspended by the Reserve Bank of India, resulting in a capital shortage. As a result, the bank's banking operation will come to an end at the end of the day। तो आरबीआई ने दावड़गेरे कर्नाटक को मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी की कमी हो गई और परिणाम स्वरूप दिन के अंत में बैंक का बैंकिंग कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ये कहाँ का बैंक है? मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये है दावड़गेरे कर्नाटक का बैंक। इसी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the Equitas Small Finance Bank exclusive saving account for kids name as? तो बच्चों के लिए Equitas Small Finance Bank का विशेष बचत खाता क्या है, जो Equitas Small Finance Bank ने बच्चों के लिए विशेष स्पेशल खाता बनाया है? क्या नाम है इस खाते का? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या नाम है इस खाते का? इसका नाम है एनजीओ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनजीओ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो Equitas Small Finance Bank is set to launch kids saving account called Enjoy on Father's Day। तो Equitas Small Finance Bank Father's Day पर बच्चों के बचत खाते Enjoy को लॉन्च करने के लिए तैयार हुआ है। The SFB announced that this account introduced young kids to the financial world, encouraging them to develop an early habit of saving। तो एसएफबी ने घोषणा की कि यह खाता छोटे बच्चों को वित्तीय दुनिया से परिचित कराएगा, जिससे उन्हें बचत की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं कि एनजीओ जो है वो 0 से 18 वर्ष के बच्चों को उनके माता-पिता की देखरेख में बचत खाता खोलने की अनुमति देगा। 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के नाबालिगों को भी व्यक्तिगत डेबिट कार्ड का विकल्प इसके थ्रू मिलेगा। हम बात कर लेते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का फाउंडेड इन 2016, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। इसके एमडी सीईओ है वासुदेवन पठांगी नरसिम्हन और टैगलाइन क्या है इसका? इट्स फन बैंकिंग। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद पीएनबी आउट ऑफ द वे, केनरा एचएसबीसी लाइफ हैज अंडरगॉन ए रीब्रांडिंग प्रेजेंटली, व्हाट इज द परसेंट स्टेक ऑफ पीएनबी इन द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ केनरा बैंक? यानी कि पीएनबी के बाहर होने के कारण केनरा एचएसबीसी लाइफ ने रीब्रांडिंग की है और वर्तमान में केनरा बैंक की बीमा शाखा में पीएनबी की कितने परसेंट हिस्सेदारी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने परसेंट है? वो है 23%। कितनी है? 23%। Canara HSBC OBC Life has remained itself as Canara HSBC Life following its third partner Punjab National Bank decision to exit। तो Canara HSBC OBC Life ने अपने तीसरे पार्टनर पीएनबी के बाहर निकलने के फैसले के बाद खुद को Canara HSBC Life नाम दिया है। क्या दिया है? Canara HSBC Life नाम दिया है पीएनबी के बाहर निकलने के बाद। तो इसका नाम हो गया है केनरा एचएसबीसी लाइफ। और पीएनबी की इसमें कितने परसेंट की हिस्सेदारी थी? तो पीएनबी की इसमें 23% की हिस्सेदारी थी। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक जनरल इंश्योरेंस कोलैबोरेट्स विद डैश टू ऑफर मोटर इंश्योरेंस। तो कोटक जनरल इंश्योरेंस मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए डैश के साथ सहयोग करता है। किसके साथ? फोन पे। फोन पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, फोन पे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड announced that it has partnered with PhonePe Insurance Broking Services Private Limited, a digital payment platform, to offer motor insurance to PhonePe's 380 million users, placing significant bet on the digital distribution and direct to customer space। तो कोटक जनरल इंश्योरेंस पार्टनर्स डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्ट टू कस्टमर स्पेस पर बड़ा दाव लगाते हुए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की कि उसने फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जो भारत का प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और जो फोन पे प्लेटफॉर्म पर 380 मिलियन ग्राहकों को मोटर बीमा की पेशकश करेगा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, जो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको देती हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।